चुनावों का मौसम आता है और वादों की बारिश होने लगती है। लेकिन आजकल एक वादा हर पार्टी के तर्कश में मौजूद है। आपके बैंक खाते में हर महीने सीधे कैश भेजने का वादा। कोई शर्त नहीं, कोई सवाल नहीं। सुनने में तो ये मतलब किसी सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल। पर क्या हो अगर यही सपना देश की आर्थिक सेहत के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत बन जाए? बिल्कुल, और इसी खतरे की घंटी बजाई है 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण ने। देखिए, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह से हेल्थ चेकअप है। अच्छा। और इस बार के चेकअप में एक बहुत बड़ी चिंता सामने आई है, जिसे आम भाषा में फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां कहा जा रहा है। फ्रीबीज? जी। सर्वेक्षण ने खास तौर पर इन योजनाओं के बढ़ते चलन और अर्थव्यवस्था पर इनके असर को लेकर कई बड़े, आप कह सकते हैं, रेड फ्लैग्स खड़े किए हैं। तो आज हम इन्हीं रेड फ्लैग्स को समझने के लिए एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये फ्रीबीज असल में हैं क्या, और ये मनरेगा या मिड डे मील जैसी जरूरी कल्याणकारी योजनाओं से अलग कैसे हैं। ये समस्या आज मतलब कितनी बड़ी हो चुकी है, आंकड़े क्या कहते हैं। और सबसे जरूरी, अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? हमारा मिशन साफ है, इस जटिल मुद्दे की परतें खोलना और ये समझना कि सर्वेक्षण की ये चेतावनियां देश के भविष्य के लिए क्या मायने रखती हैं, क्योंकि ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों की बहस नहीं है। नहीं, इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सर्वेक्षण का जो मुख्य फोकस है वो है बिना शर्त नकद हस्तांतरण पर, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। हाँ, इसी को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव से पहले यह वादा किया जाता है कि 18 से 60 साल की हर महिला को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है बिना शर्त। अच्छा। इसका मतलब है कि ये पैसा पाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना है, कोई स्किल नहीं दिखानी है, आपकी आय या जरूरत का कोई पैमाना नहीं है, बस एक उम्र का क्राइटेरिया पूरा किया और पैसा सीधे आपके खाते में। तो सर्वेक्षण का एतराज इसी बिना शर्त वाले पहलू पर है। जी हाँ। और यहीं पर इसका फर्क साफ हो जाता है ना? ये मनरेगा जैसी योजनाओं से बिल्कुल अलग है, जहां आपको काम करने पर मजदूरी मिलती है और उस काम से गांव में कोई संपत्ति भी बनती है, कोई तालाब, कोई सड़क। सी बात है। और ये मिड डे मील या सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से भी अलग है, जहां फायदा किसी जरूरी चीज से जुड़ा है, जैसे पोषण या इलाज से। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सर्वेक्षण किसी भी तरह की कल्याणकारी योजना के खिलाफ नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि गरीबों की मदद मत करो, बल्कि वो ये सवाल उठा रहा है कि क्या मदद करने का ये सबसे अच्छा और टिकाऊ तरीका है। बहस कल्याण के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके तरीके के खिलाफ है, उसके पैमाने के खिलाफ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये समस्या असल में कितनी बड़ी हो चुकी है? ये कुछ 1000 करोड़ की बात है या मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है? आंकड़े वाकई में होश उड़ाने वाले हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक राज्य सरकारें इस तरह की योजनाओं पर 1.60 ट्रिलियन खर्च कर चुकी हैं। एक मिनट 1.7 ट्रिलियन? जी हाँ। यानी 1,70,000 करोड़ रुपए। जी। ये तो मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि दिमाग में बिठाना मुश्किल है। बिल्कुल। इसको किसी और चीज से कंपेयर करके बता सकते हैं ताकि इसका पैमाना समझ आए? जरूर। आप इसे ऐसे देखिए कि ये रकम भारत के सालाना स्वास्थ्य बजट का लगभग 2 गुना है। 2 गुना? हाँ। या फिर इस पैसे से हम देश में करीब 150 नए एम्स जैसे अस्पताल बना सकते हैं, या भारत के सभी गांवों को जोड़ने के लिए जितनी पक्की सड़कों की जरूरत है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रकम से बन सकता है। अब समझ में आया कि ये कितना बड़ा अमाउंट है, और ये तो सिर्फ 1 साल का खर्च है। और यही तो सबसे चिंता की बात है, ये रकम हर साल बढ़ रही है। 2022-23 से अब तक ऐसी योजनाओं के खर्च में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 5 गुना? जी। कुछ राज्यों में तो ये खर्च उनकी राज्य की जीडीपी का 1.25% तक पहुंच गया है। कई बड़े राज्यों में उनकी कुल बजट का लगभग 8% से 10% सिर्फ इसी तरह नकद बांटने में खर्च हो रहा है। मतलब अगर किसी राज्य का बजट 100 रुपए है तो उसमें से 10 रुपए सीधे कैश बांटने में जा रहे हैं, तो फिर नए स्कूल, अस्पताल, सड़कों, नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा? यही वो सवाल है जो सर्वेक्षण पूछ रहा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये एक बार का खर्च नहीं है। ये एक आवर्ती खर्च है,
रिकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब ये एक ऐसी देनदारी है जो हर साल आपको चुकानी ही है। ये तो एक तरह का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो गया जो सरकार ने ले लिया है, लेकिन उसमें कैंसिल का बटन ही नहीं है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। एक बार शुरू कर दिया तो राजनीतिक दबाव में से बंद करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और ये सब्सक्रिप्शन हर साल महंगा होता जाता है। तो इसी बढ़ते बोझ को देखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने 4 बड़े रेड फ्लैग्स या खतरे बताए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। ठीक है। पहला और सबसे सीधा खतरा है राजकोषीय स्थिरता पर, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पर। इसका मतलब है कि राज्यों की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है, उनका बजट गड़बड़ा रहा है। बिल्कुल। राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट उनकी जीडीपी के 2.6% से बढ़कर 3.2% हो गया है। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये है कि कई सालों बाद राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट वापस आ गया है। राजस्व घाटे का वापस आना ये इतना बुरा क्यों माना जाता है? आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि आपके घर की आमदनी है 50,000 रुपए महीना और आपके रोज के खर्चे जैसे किराया, राशन, बिजली का बिल ये सब मिलाकर 55,000 रुपए हो गए हैं। अच्छा। तो ये जो 5,000 रुपए का घाटा है, इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड से कर्ज ले रहे हैं। राजस्व घाटे का मतलब है कि सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चों जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देने के लिए भी कर्ज ले रही है। मतलब भविष्य के लिए कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि आज का खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यही सर्वेक्षण का तर्क है। देखिए, कर्ज लेना अपने आप में बुरा नहीं है अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल कोई संपत्ति बनाने में कर रहे हैं, जैसे सड़कें, फ्लाईओवर, हाँ, या स्कूल बनाने में, जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जब आप कर्ज सिर्फ उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए लेने लगे तो ये खतरनाक जाल है। ठीक है। तो पहला रेड फ्लैग हुआ राज्यों की बिगड़ती आर्थिक सेहत। अब दूसरे रेड फ्लैग पर आते हैं जो सर्वेक्षण ने बताया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे कॉन्सेप्ट हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि ये छुपे हुए नुकसान की बात करता है। इस केस में हम क्या-क्या मौके खो रहे हैं? अवसर लागत का सीधा सा मतलब है कि जो 1.7 लाख करोड़ कैश बांटने में खर्च हुए, अगर वो यहाँ खर्च न होते तो उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ हो सकता था। और इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी होगी। बहुत लंबी है। बेहतर सरकारी स्कूल जहां अच्छी पढ़ाई हो, बेहतर अस्पताल जहां अच्छा इलाज मिले, बच्चों के लिए बेहतर पोषण ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर ताकि उन्हें अच्छी नौकरियां मिले। और ये सिर्फ सरकारी पैसे की बात नहीं है ना। जब आप मानव पूंजी पर इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर, तो आप भविष्य के टैक्स पेयर्स भी तो नहीं बना रहे हैं। एकदम सही। जो युवा आज स्किल सीखकर अच्छी नौकरी करता, वो कल टैक्स देता, जिससे देश चलता। तो ये तो एक तरह का डबल वैमी हो गया। बिल्कुल। सर्वेक्षण यही कहता है कि मानव पूंजी में किया गया निवेश लंबे समय में कई गुना ज्यादा फायदा देता है। एक अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा पीढ़ियों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। जबकि बिना शर्त दी गई नकदी सिर्फ एक अस्थायी राहत है जो अगले महीने फिर से चाहिए होगी। और ये हमें तीसरे रेड फ्लैग पर लाता है, जो है कमजोर विकास प्रभाव, वीक डेवलपमेंट इम्पैक्ट। एक पुरानी कहावत है कि किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखाना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इस केस में इसका असल मतलब क्या है? सर्वेक्षण भी ठीक यही बात कह रहा है। बिना शर्त नकद देने से लोगों की कमाई करने की क्षमता नहीं बढ़ती। अच्छा। हाँ, ये सच है कि इससे कुछ समय के लिए उनका उपभोग जरूर बढ़ सकता है, ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ सकती है, लेकिन ये एक स्थायी समाधान नहीं है। इससे न तो कोई नया कौशल आता है, न ही कोई उत्पादक संपत्ति बनती है। लेकिन एक तर्क ये भी तो है कि जब कोई बेहद गरीब हो तो उसे पहले पेट भरने की जरूरत होती है, स्किल सीखने की नहीं। क्या ये नकद सहायता उस पहली जरूरत को पूरा नहीं करती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। हाँ, ये जरूरी है कि बेहद गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का जाल हो। सर्वेक्षण इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐतराज किस बात पर है? उसका ऐतराज 2 चीजों पर है। पहला, इसका पैमाना। ये योजनाएं अब सिर्फ सबसे जरूरतमंदों के लिए नहीं रही, बल्कि बड़े पैमाने पर लगभग सबको कवर कर रही हैं। अच्छा। और दूसरा, इसका बिना शर्त होना। ये मदद को किसी सकारात्मक बदलाव से नहीं जोड़ती। सर्वेक्षण का सुझाव है कि हमें ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चाहिए जो विकास को बढ़ावा दें, वेलफेयर दैट सपोर्ट्स ग्रोथ, न कि ऐसी जो विकास की जगह ले लें, वेलफेयर दैट रिप्लेसेस ग्रोथ। समझ गया। और चौथा रेड फ्लैग भी इसी से जुड़ा है, श्रम बाजार में विकृति, लेबर मार्केट डिस्टॉर्शन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है,
जमीन पर इसका क्या असर दिखता है? इसका मतलब है कि लेबर मार्केट में जो एक स्वाभाविक मांग और आपूर्ति का संतुलन होता है वो गड़बड़ा जाता है। कैसे? सोचिए किसी गांव में खेती की कटाई का मौसम है या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर लोगों को घर बैठे बिना काम किए एक निश्चित रकम मिल रही है तो क्या वो उतनी आसानी से मेहनत मजदूरी वाले काम के लिए उपलब्ध होंगे? शायद नहीं। शायद नहीं। इससे काम करने वाले लोगों की कमी हो सकती है, खास तौर पर छोटे मोटे और मौसमी कामों के लिए। तो श्रम की आपूर्ति मतलब लेबर सप्लाई कम हो सकती है। बिल्कुल। और जब मजदूर कम होंगे और मांग उतनी ही रहेगी तो मजदूरी बढ़ेगी और इसका सीधा असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। ये अर्थव्यवस्था में एक तरह की आर्टिफिशियल गड़बड़ी पैदा करता है जो लंबे समय में किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ये तो हुए आर्थिक खतरे, लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर्वेक्षण बहुत साफ तौर पर कहता है कि यह किसी एक पार्टी की आलोचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे लगभग सभी दल अपना रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही खतरनाक होड़ बन गई है जिसे रेस टू द बॉटम कहते हैं, जहाँ हर कोई एक दूसरे से बढ़कर मुफ्त के वादे करने लगता है। एक पार्टी 1000 रुपए महीने देने का वादा करती है तो दूसरी पार्टी उसे 2000 रुपए कर देती है। और एक राज्य में शुरू हुआ तो पड़ोसी राज्यों पर भी दबाव बनता है। जबरदस्त राजनीतिक दबाव बनता है। तो क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे कैश ट्रांसफर्स होते हैं या ऐसे भारत में ही हो रहा है? नहीं, होते हैं, और सर्वेक्षण में कुछ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी दिए गए हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लैटिन अमेरिकी और एशियाई देशों में सशर्त नकद हस्तांतरण यानी कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स के सफल मॉडल हैं। अच्छा, कंडीशनल। जी, जैसे मेक्सिको में प्रॉस्पेरा नाम का एक प्रोग्राम था जिसमें परिवारों को नकद सहायता दी जाती थी, लेकिन शर्त यह थी कि उनके बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं और उनका हेल्थ चेकअप हो। अच्छा, तो वहाँ पैसे को एक अच्छी आदत या सामाजिक भलाई से जोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन इलाकों में ये स्कीम लागू हुई वहाँ बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई और उनके पोषण और स्वास्थ्य में भी काफी सुधार देखा गया। और ब्राजील? इसी तरह ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम में नकद सहायता को बच्चों के टीकाकरण और शिक्षा से जोड़ा गया है। फिलीपींस में ऐसी योजनाएं समयबद्ध होती हैं, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए ही होती हैं और उनकी नियमित समीक्षा की जाती है। जबकि हमारे यहाँ होड़ इस बात की है कि कौन ज्यादा से ज्यादा बिना शर्त के पैसे बांट सकता है। ये तो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने जैसा हुआ। यही सर्वेक्षण का इशारा है। हम दुनिया के सफल मॉडल से सीखने की बजाय एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसका अंत आर्थिक अस्थिरता में हो सकता है। तो इन सभी खतरों और उदाहरणों को देखने के बाद आखिरकार सर्वेक्षण समाधान क्या सुझाता है? अगर ये पैसा कैश बांटने में खर्च न हो तो कहाँ होना चाहिए? सर्वेक्षण के सुझाव बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक हैं। पहला, इस पैसे को मानव पूंजी पर खर्च करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और कुपोषण को जड़ से खत्म करने पर। एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है। और दूसरा, रोजगार से जुड़े कामों में सहायता दें, जैसे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाएं। ऐसी इनकम सपोर्ट स्कीम्स बनाएं जो काम से जुड़ी हों, ताकि लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले, न कि काम छोड़ने के लिए। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट शायद इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना। मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स। जी, देश का भविष्य बनाने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना, जैसे सड़कें, बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज और विश्वसनीय बिजली सप्लाई। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो न सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान रोजगार पैदा होता है, बल्कि लंबे समय के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। सर्वेक्षण का मुख्य संदेश है, लोगों की कमाई की क्षमता को बदलें, उनकी कमाई की जगह न लें। ट्रांसफॉर्म देयर अर्निंग कैपेसिटी, डोंट रिप्लेस देयर अर्निंग्स। और ये सब भारत के लिए इस समय इतना जरूरी क्यों है? सर्वेक्षण इस पर खास जोर देता है। ये आज भारत के लिए शायद इतिहास के किसी भी मोड़ से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एक सीमित समय की खिड़की है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। युवा आबादी? जी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है। ये युवा आबादी देश के विकास का वो इंजन बन सकती है जो हमें विकसित देशों की लीग में पहुंचा दे, लेकिन ये अवसर ये हमेशा के लिए नहीं है। मतलब हमारे पास एक तरह का लिमिटेड टाइम ऑफर है। बिल्कुल। अगले 15 से 25 साल इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर इस सुनहरे मौके पर हम अपने संसाधन सिर्फ नकदी बांटने में खर्च कर देंगे और इन युवाओं के कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेंगे, तो हम ये मौका चूक जाएंगे। हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने से चूक जाएंगे। और अगर ये मौका एक बार हाथ से निकल गया तो यही युवा आबादी देश के लिए एक डेमोग्राफिक बोझ बन सकती है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि हम एक बहुत ही अहम दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ मुफ्त नकदी बांटने का अल्पकालिक राजनीतिक लाभ और चुनावी जीत का रास्ता दिखता है, और दूसरी तरफ देश के दीर्घकालिक आर्थिक स्वास्थ्य, स्थिरता और अवसरों का सवाल है। आर्थिक सर्वेक्षण की चेतावनी इसी संतुलन को साधने की है। ये हमें याद दिलाता है कि असली कल्याण लोगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में है, न कि उन्हें सिर्फ सरकारी सहायता पर आश्रित बनाने में। ये एक मुश्किल रास्ता हो सकता है। मुश्किल रास्ता हो सकता है, लेकिन टिकाऊ विकास का रास्ता यही है। और इसी के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर वे जरूर सोचें। सवाल ये है, जब भारत के पास अपनी युवा आबादी की शक्ति का लाभ उठाकर एक विकसित राष्ट्र बनने का एक सीमित और सुनहरा अवसर है, तो क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक आत्मनिर्भर, कुशल आबादी विरासत में देना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो मुफ्त की रेवड़ियों के कभी न खत्म होने वाले बोझ तले दबी हो? क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसे हम शायद हमेशा के लिए खो रहे हैं।